जनवरी के पहले हफ्ते में आया था पटना में सब्जी बाग, और उसके बाद आज दोबारा हाजिर हुई है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, फिर थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा आपसे। कि तारे में सिमट के आया है, तारे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट गया, वापस पलट के आया है। पटना वालों, आज एक खास मकसद के तहत आपके बीच आया। बड़ी तादाद में मेरी आंखों के सामने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान साथी हैं, घरों की छतों पर मेरी माएं, मेरी बहनें भी मुझे सुन रही हैं। एक ऐसे मौके पर आपके बीच आया हूं जब पूरे हिंदुस्तान की नजरें बिहार पर हैं, पटना पर हैं। राजधानियों की खबरें पूरी दुनिया ले रही है कि इस वक्त बिहार में क्या हो रहा है। बिहार वालों, मैं आपकी जिम्मेदारियों का एहसास आपको कराता हूं कि आपकी जिम्मेदारियां कितनी बड़ी हैं। कि माशरे की कुछ ऐसी सफाई करना है, माशरे की कुछ ऐसी सफाई करना है, भलाई और ना, भलाई और ना किसी की बुराई करना है, भलाई और ना निजात नफरत से इस मुल्क को दिलाने को, निजात मुल्क को नफरत से अब दिलाने को, बिहार वालों तुम्हें रहनुमाई करना है। प्रवीण कुशवाहा साहब के लिए मैं आज इसलिए खड़ा हूं कि मैं इन्हें तब से जानता हूं जब जामिया के बच्चों पर, निहत्थे बच्चों पर, बच्चियों पर लाठियां बरसाई गई थी और पूरा देश जामिया की हिमायत में खड़ा हो रहा था, तो मैंने उस जगह पर प्रवीण कुशवाहा को भी खड़े देखा था। मैं इसलिए यहां आया हूं कि मैंने देखा था कि जब आप आंदोलन कर रहे थे अपने घरों के बाहर निकल करके कड़कती ठंड में, उस वक्त भागलपुर में एक आंदोलन को पूरी तरह से सपोर्ट करके प्रवीण भाई खड़े थे। मैं इसलिए यहां खड़ा हूं, मेरा मकसद बहुत बड़ा है। महज एक विधायकी का चुनाव नहीं है ये, आप इस गफलत में बिल्कुल मत रहिएगा कि ये सिर्फ एक विधायक चुनने का चुनाव है। नहीं मेरे भाई, ये दरअसल इस बात का चुनाव है, ये तय करने का चुनाव है कि आने वाले दिनों में पटना से लेकर के दिल्ली की गद्दी पर वो लोग बैठेंगे जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को कुचलना चाहते हैं, या वो लोग बैठेंगे जो संविधान के हिसाब से मुल्क मैं इसमें यहां खड़ा हूं। अफजल इमाम साहब बोल रहे थे, बड़ी तारीफें कर रहे थे वो नीतीश कुमार जी की, सबसे पहचानने में भूल हुई थी, आपसे भी हुई, हमसे भी हुई, लालू जी से भी हुई, भूल हुई थी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं तो अक्सर जब नीतीश जी का आजकल चेहरा देख रहा हूं ना, उतरा उतरा कुमलाया कुमलाया, तो मुझे किसी का शेर याद आ जाता है कि देखने में रंग उसका जाहिरन नीला न था, देखने में रंग उसका जाहिरन नीला न था, इसका मतलब ये नहीं अंदर से जहरीला न था। देखने में रंग उसका जाहिरन नीला न था, इसका मतलब ये नहीं अंदर से जहरीला न था। आज ऐसा क्या हुआ जिससे कि चेहराए नीतीश पहले भी पीला था लेकिन इस कदर पीला न था। जिस तरह से उनकी हालत है, ऐसा लग रहा है कि उनका चुनाव निशान है तीर, वो उन्हीं के जिगर के पार हो गया है। आजकल ऐसी हालत हो गई है
31 साल के एक नौजवान ने अपनी मेहनत से, अपनी भागदौड़ से कांग्रेस पार्टी को साथ लेकर के, लेफ्ट पार्टियों को साथ लेकर के वो हालत कर दी है कि चाहे पटना की गद्दी पे बैठा हुआ इंसान हो या दिल्ली की गद्दी पे बैठा हुआ इंसान हो, दोनों की आंखों में भय है और ये बता रहा है कि तेजस्वी तय है। यही हो गई है कि सरकार बदलने जा रही है। मैंने कहा ना, ये महज एक विधायक चुनने का चुनाव होता तो मैं आपके बीच में इस तरह से अपना दामन फैला के ना खड़ा होता। पटना वालों, ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई में बहुत सारे लोग आपको बरगलाएंगे, आपको समझाएंगे, आपको तमाम चीजों की दुहाइयां भी देंगे, लेकिन मेरे भाई, मैं आज आपसे इसलिए अपना दामन फैला के ये कहने आया हूं कि जब आपके खिलाफ कानून बन रहा था और पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर था, तो 3 डिग्री टेम्परेचर में राजघाट पर मैं बैठा था राहुल गांधी के साथ, मैं बैठा था प्रियंका जी के साथ, मैं बैठा था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ, मैं बैठा था सोनिया जी के साथ, पूरी कांग्रेस पार्टी बैठी थी उस वक्त। मुझे याद है वो लम्हा कि जब मैं बिहार के तमाम सब्जीबाग से लेकर के, दरभंगा से लेकर, सीवान से लेकर के, पूर्णिया से लेकर के, अररिया से लेकर, किशनगंज से लेकर के फिर पटना के सब्जीबाग का सफर कर रहा था आंदोलनों के दौरान, तो मुझे याद है अररिया के स्टेडियम के उस प्रोग्राम में खड़े होकर के तेजस्वी जी ने ललकार के कहा था कि कुछ भी हो जाए, ये जो देश का संविधान बदलना चाहते हैं, इन्हें मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। मैं इसलिए यहां खड़ा हूं। बहुत बड़ी लड़ाई है ये, मकसद बहुत बड़ा है, इस मकसद को समझना पड़ेगा। ये चुनाव सिर्फ प्रवीण कुशवाहा का चुनाव नहीं है, ये चुनाव सिर्फ नंद किशोर को हराने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव बहुत बड़ा है। ये चुनाव ये तय करेगा कि आने वाले हिंदुस्तान में हमारे आपके बच्चे खुली फजा में सांस ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, इस बात का चुनाव है। और जब मकसद बड़ा हो और जब लड़ाई बड़ी हो, जब मकसद बड़ा हो, तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती। यहाँ तमाम नौजवान साथी खड़े हैं, हो सकता है कि कुछ शिकायतें नहीं हो किसी पार्टी से, हो सकता है राजद से कुछ शिकायत रही हो सकता है कालांतर में कांग्रेस से भी आपको कोई शिकायत रही हो, लेकिन मेरे भाई, जब लड़ाई बड़ी हो तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती है, कुर्बानियां देनी पड़ती है। आज कुर्बानी दोगे तो आने वाले 10 साल बाद तुम्हारे बच्चे इस मुल्क में, इस माहौल में खुली हवा में सांस ले पाएंगे, वरना हालात जो है वो देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, फजाओं में जो नफरतें घुली हुई हैं उसे भी महसूस कर रहे हो। पटना वालों, आलमगंज, ये इलाका आलमगंज है ना, अफजल इमाम साहब को मैं सुन रहा था तो मुझे खुशी भी हो रही थी, नाम भी अफजल है, और कोई अफजल इंसान जब इमामत कर रहा है, रहनुमाई कर रहा है आपकी, तो ये और अच्छी बात है। यहाँ पर सदारत कर रहे हैं अफजल साहब, पूर्व महापौर संतोष मेहता जी हैं, अवधेश यादव जी हैं, परवेज अहमद साहब हैं, सुजीत कुमार साहब हैं, इकबाल सर प्रिंसिपल हैं जो वो यहाँ पे मौजूद हैं, डॉक्टर अनवर इमाम साहब हैं, करीम साहब हैं, असगर इमाम साहब, शिव मेहता जी, ललन जी और E.A. रहमान साहब। सबके नाम लेने भी जरूरी हो जाते हैं, इसी बहाने सबसे मुलाकातें भी एक ताल्लुकात के सिलसिले जुड़ते हैं। मैं आज गया था, वजीरगंज था, और फिर आपके बीच हाजिर हुआ हूँ। कल 4-5 सभाओं में और रहूंगा। मेरे भाई, सितम की हद से गुजरकर तलाश करती है, सितम की हद से गुजरकर तलाश करती है, कोई बला हो मेरा घर तलाश करती है। खुदा के वास्ते शबनम की पेशकश ना करो, हमारी प्यास समंदर तलाश करती है। 3 तारीख को ईवीएम की कतारों में खड़े होकर के वोट डालने के लिए, ईवीएम की बटन दबाने के लिए हाथ के पंजे की बटन दबा रहे होंगे, तो आप एक विधायक नहीं चुन रहे होंगे, आप पटना की गद्दी के लिए मुख्यमंत्री चुनने जा रहे हैं। आपका दिया गया एक वोट तेजस्वी को वापस लाएगा। लालू जी की 9 तारीख को जमानत होनी है, 10 तारीख को रिजल्ट आना है। अगर चूक गए तो वो जो दिल्ली में बैठे हैं वो बड़े खुराफाती लोग हैं, वो कोई भी बदमाशी कर सकते हैं, ऐसी भी बदमाशी कर सकते हैं कि लालू जी को जेल से बाहर ना आने दें। तो आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि कोई गलती मत करिएगा। एक मौजूद यहाँ पे एक नौजवान आज से प्रवीण कुशवाहा बन के चुनाव लड़ेगा। अकेले ये चुनाव नहीं जीत सकते, अकेले कोई
कि बड़े शातिर लोगों से पाला पड़ा है, ऐसे शातिर लोगों से पाला पड़ा है कि एक ऐसी बीमारी जिसका आज तक दुनिया में कोई इलाज बना ही नहीं, उसकी भी वैक्सीन बांट रहे हैं। भाजपा कह रहे हैं कि वैक्सीन देंगे फ्री में। अरे भाई, वैक्सीन बांट के वोट मांग रहे हो या फिरौती मांग रहे हो? लेकिन मैंने तो आज ट्वीट किया था कि नरेंद्र मोदी जी, बिहार की फजाएं बता रही हैं कि इस बार न कोई वैक्सीन काम आएगी, न ईवीएम मशीन काम आएगी। बिहार और नीतीश जी इस बार फंस गए। नीतीश जी को मोदी जी ने निपटाने का पूरा प्लान बना लिया। कहने के लिए गठबंधन है उनका। आप इस बात को इस तरह समझिए कि चिराग पासवान कह रहे हैं कि मैं मोदी जी का हनुमान हूं, तो मुझे तुरंत समझ में आया कि नीतीश की लंका में आग लगाने के लिए इसी वाले हनुमान जी को भेजा। यही हो रहा है। घर को लगेगी आग, घर के चिराग से आप देख लीजिएगा। इसीलिए चिराग जी छोड़े गए हैं, क्योंकि भाजपा का मकसद, नीतीश जी ने अब तक बहुत बार पलटी मारी, बहुत बार चालाकियां दिखाई, लेकिन नीतीश बाबू इस बार फंस गए और उनको हाय मारेगी उन मजदूरों की, उन गरीबों की, उन पैदल चलते हुए लोगों की, जिनके लिए उन्होंने कहा था कि जहां वो वहीं रहो, बिहार में घुसने की इजाजत नहीं है। आपको याद होगा, और मैं बिहार को लगातार याद दिलाते हुए बिहार की सरकार से भी और दिल्ली की सरकार से भी ये कह रहा हूं कि हुकूमत तेरे सारे जुल्मों सितम, हुकूमत तेरे सारे जुल्मों सितम याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम, लॉकडाउन के वो जानलेवा करम याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम, तेरे सारे जुल्मों सितम याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। अपने माँ बाप घर बार से दूर थे, अपने माँ बाप घर बार से दूर थे, जुर्म ये था बिहारी थे मजदूर थे, जुर्म ये था बिहारी थे मजदूर थे, पेट खाली था भूख से चूर थे, फिर भी पैदल चलने को मजबूर थे, कि दिल में थी बेबसी आँख आंसू से नम याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हुकूमत तेरे सारे जुल्मों सितम याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। एक बात पढ़ता हूं, जब गुजरात से मार मार के भगाया जा रहा था, जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की योगी आदित्यनाथ की पुलिस मुर्गा बना के लाठियां बरसा रही थी, मैं उन मंजरों का गवाह हूं, क्योंकि हम लोग लगातार खिदमत कर रहे थे प्रवासी मजदूर जो आ रहे थे उनकी। तब मैंने जो देखा था उसे लफ्जों में पिरोने की कोशिश की है कि रास्ते भर में हमको सताया गया, रास्ते भर में हमको सताया गया, और फिर लाठियां बरसवाया गया, चलते चलते जो टूटी मेरी सांस तो तब जनाजे को घर पहुंचवाया गया, मुझको मारा गया हर घड़ी दम बदम याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम, ऐ हुकूमत तेरे सारे जुल्मों सितम याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम।
सब सवालों का बदला लिया जाएगा, सब सवालों का बदला लिया जाएगा। चलते चलते जो थे पाँव में पड़ गए, ऐसे छालों का बदला लिया। नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी जी, देखना तोड़ देंगे तुम्हारा भरम, याद रखेंगे हम, ऐ हुकूमत तेरे सारे जुल्मों सितम, याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। लॉकडाउन के वो जानलेवा कर्म, याद रखेंगे हम, याद रखेंगे हम। आप यकीन करो, आलम में डालो, पूरा हिंदुस्तान इस वक्त बिहार को नजरे गड़ा है। और वो बौखलाहट इन दिनों, चाहे वो कल नरेंद्र मोदी जी ने गया में सभा करी, हालत ये थी कि ढूंढ ढूंढ करके लोग लाए गए थे, लेकिन फिर भी कुर्सियां नहीं खड़ी थी और उनके चेहरे पर दिख रहा था बिहार चुनाव की हार का डर, नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर दिख रहा था। और अपने नीतीश जी तो ऐसा बौखला गए हैं कि किसी सभा में सामने बैठे हुए कुछ लोगों ने लालू जिंदाबाद कर दिया। तो वो वीडियो देखा आपने? अरे नीतीश बाबू, गमों की धूप में भी मुस्कुराकर चलना पड़ता है, ये दुनिया है यहाँ चेहरा सजाकर चलना पड़ता है, ये दुनिया है यहाँ चेहरा सजाकर चलना पड़ता है। और तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना। बाबू बौखलाइए मत, बौखलाइए मत। आप कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट के महागठबंधन के मुकाबले चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। और भाजपा ने आपको निपटाने का पूरा प्रोग्राम प्रॉपर तरीके से बनाया है और चिराग पासवान को छोड़ दिया, और रिजल्ट आपको 10 तारीख को दिख भी जाएगा। तो आलमगंज वालों, मैं आपसे बस ये गुजारिश करने आया, ये लड़ाई बड़ी है, बहुत बड़ी है। इस लड़ाई का मकसद समझिए, इस लड़ाई में आप अपने होने की अहमियत समझिए। अगर आपने समझदारी नहीं दिखाई, आपने सलीके से इस चुनाव को नहीं लड़ा, और आज मैं यहाँ खड़ा होकर के, क्योंकि पटना में कही गई बात पूरे बिहार का रुख तय करती है, पटना में कही गई बात पूरे बिहार में असर पैदा करती है, तो मेरे भाई, मैं अपने नौजवान साथियों से भी एक गुजारिश करता हूँ कि जज्बात में होश मत खोना, समझदारी और सलीके से। सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा जरिया है, उस जरिए को अपना हथियार बनाइए और वहां भी जाकर के महागठबंधन को लेकर के जो माहौल है, मैंने कहा ना, 1-2 विधायक चुनने की लड़ाई नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, मैं महसूस करता हूं कि सरकार का मतलब क्या होता है, मैं जानता हूं कि सरकार के न होने का दर्द क्या होता है, मैं जानता हूं कि सरकार जो चाहती है वो कर गुजरती है। 1-2 विधायक, 4 विधायक, 10 विधायक, 5 विधायक के होने का कोई मतलब नहीं है। सरकार कैसे बदलेगी, इस पे विचार करो, इस पे गंभीरता से संजीदगी के साथ सोचो। मेरे पढ़े लिखे बुजुर्गों से, बिहार के पढ़े लिखे अदबी और तमाम जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूं कि सरकार के होने का मतलब क्या होता है आप समझदारी से सोचेंगे तो समझ में आएगा। इसलिए विधायक नहीं, सांसद नहीं, सरकार बदल रही है इस बार बिहार की, तो उसमें अपनी हिस्सेदारी जताइए, उसमें अपनी हिस्सेदारी जताइए। तेजस्वी जी हो या कांग्रेस की क़यादत हो या फिर लेफ्ट पार्टियों के लोग हों, वो आपकी तरफ बहुत उम्मीदों से देख रहे हैं। मैं इसलिए भी अपना दामन फैला के खड़ा हूं कि मैं आपको समझा सकूं, मैं आपसे कह सकूं कि इस बड़ी लड़ाई में आप एक मजबूत सिपह सालार की तरह आगे आगे खड़े रहिए, ताकि कल जब पटना की गद्दी पर तेजस्वी बैठे तो आप छाती ठोक के कह सके कि हमने बनाया है मुख्यमंत्री, हमने बनाया है, कि आप कह सके। और ये तभी कह पाएंगे जब सोशल मीडिया से लेकर के जमीन तक आप महागठबंधन के लिए लड़ाई लड़ेंगे। मैं आपको बताता हूं, एक एक शख्स
माओं को, बहनों को कि आज से प्रचार शुरू करिए, प्रवीण कुशवाहा जी के लिए घर घर जाइए, रिश्तेदारों को फोन करिए, लोगों से कहिए, अपने एक वोट की अहमियत समझिए। आपसे एक शिकायत भी करता हूं, आपकी दिक्कत यह है कि आप सुबह जब चाय की दुकान पर बैठते हैं तो पटना की सरकार गिरा भी देते हैं और बनवा भी देते हैं। शाम को किसी दुकान पर बैठ के बिरयानी खा रहे होते हैं तो 2 मिनट में दिल्ली की गद्दी पलट देते हैं और फिर दूसरे को प्रधानमंत्री भी बना देते हैं। लेकिन जिस दिन वोट डालना होता है उस दिन आपको लगता है कि यार प्रवीण भाई को जीत ही रहे हैं, कौन जाए लाइन में लगे। कोरोना चल रहा है तो अच्छा बहाना भी है कि कोरोना चल रहा है। मेरे भाई, कोरोना का डर तुम्हारे लिए है, लेकिन अगर हुकूमत नहीं बदली तो आने वाली नस्लों के लिए डर है। हुकूमत बदलने के लिए जो कुर्बानी नहीं कर सकती, मैं भी घूम रहा हूं ना, मैं भी अपना वक्त खर्च करके परेशान होकर के दिन में 4-4 5-6 मीटिंगें लगी हुई हैं, लेकिन घूम रहा हूं ना सिर्फ क्यों? क्योंकि मैं आने वाले हिंदुस्तान के उस माहौल को महसूस कर रहा हूं जिसे उत्तर प्रदेश में देख के आ रहा हूं। वो उत्तर प्रदेश जहां आजम खान जैसा नेता पिछले इतने दिनों से मुर्गी चोरी और बकरी चोरी का इल्जाम लगा करके जेल में डाल दिया गया, घर खाए जा रहे हैं। अगर चाहते हो कि ऐसी ताकतें कमजोर हो तो उसकी शुरुआत बिहार से करो। पूरे देश की नजरें तुम्हारे ऊपर है, जज्बात में मत बहना, कोई कितना भी समझाए, बस एक बात कहना कि हमारा इशारा बिल्कुल जो अब्दुल इमाम साहब ने कहा कि हमारा निशाना जो है मछली की आंख पे है, हमें मुख्यमंत्री बदलना है और मुख्यमंत्री तब बदलेगा जब विधायक बदलेगा। मुख्यमंत्री तब बदलेगा जब महागठबंधन का विधायक जीतेगा, और वो विधायक कैसे जीतेगा आप जानते हो। मेरी नई नस्लों में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहली बार वोट देने जा रहे होंगे, बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे कि यार एक वोट से क्या हो जाएगा, कौन जाए, प्रवीण तो चुनाव जीत ही रहे। नहीं, अपने एक वोट की अहमियत समझो। तुम्हारे हाथों में जो ईवीएम का बटन दबाने की ताकत है एक वोट की, वो महज एक वोट नहीं है। यह उसी तरह से है कि जिस तरह खाने काबा को ढहाने के लिए अब्राहा आया था हाथियों का झुंड लेकर के, तो उस अब्राहा के झुंड को देख करके खुदा ने अबाबीलें भेजी थी और अबाबीलों के पंजों में एक-एक कंकर थे। जो ईवीएम का बटन दबाने की एक वोट की ताकत है, दरअसल वो सिर्फ एक वोट नहीं है, वो अबाबील के पंजों में दबा हुआ कंकर है। उसका इस्तेमाल करो। और वक्त के अब्राहा जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ तो ऐसे भी हैं जो हाथियों पे चढ़ के आए हैं, उन सबको किनारे लगाओ। और 31 साल का एक नौजवान, मुझे अच्छा लगता है, मैं पिछले दिनों अररिया में तेजस्वी जी से मिला तो मैंने कहा तेजस्वी जी आपकी उम्र 31 साल है, मैं 32 साल का हूं, तो अपने आप आपसे एक रिश्ता महसूस होता है, जुड़ाव महसूस होता है। और यकीन करिए, मैंने आपसे कहा ना कि पुराने वक्त में हो सकता है किसी से आपको शिकायत हो राजद से, कांग्रेस से, लेकिन मैं पिछले 3 सालों से हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को जितना करीब से महसूस कर रहा हूं। मैं उस दिन भी खड़ा था जब हाथरस जाते हुए पुलिस के एक अधिकारी ने राहुल जी को धक्का दिया, तो मैं उन्हें उठाने वालों में उस वक्त खड़ा था। मैं खड़ा था उस दिन जब हाथरस जाते हुए प्रियंका गांधी का कुर्ता पकड़ लिया पुलिस वालों ने और प्रियंका जी अपने एक कार्यकर्ता को बचाने के लिए कूद पड़ी थी। मैं उस वक्त भी वहां खड़ा था, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि सिर्फ माइक पर तकरीरें कर देने से हालात नहीं बदलेंगे, माइक पर तकरीरें भी करनी पड़ेगी और सियासत में हिस्सा भी लेना पड़ेगा। और इस मुल्क का जो जमहूरी निजाम है जिसमें मिलजुल करके ही सरकार बदली जा सकती है, अलग थलग पढ़ के 2-4 विधायक तो बनाए जा सकते हैं, लेकिन कभी सरकार नहीं बदली जा सकती। हमें सरकार बदलना है, 2-4 विधायक जिता हराने से काम नहीं चलेगा। ये लड़ाई विधायक हराने जिताने से ज्यादा बड़ी है। मैं इसलिए आपसे गुजारिश करता हूं कि आलमगंज वालों, मैं जानता हूं आपने जब जब मुझे पुकारा या आपने जब जब मुझसे तवक्को करी, मैं सिर्फ एक शायर ही तो हूं। मैं चाहता तो मैं जुल्फ और आंचल और लबो रुखसार के अशार पढ़ता, उन पे गजलें पढ़ता और अपने घर बैठता, लेकिन आप यकीन करो जब जब मुझे लगा कि मेरे अपने मुझे आवाज दे रहे हैं, मैंने शायरी किनारे रखी और मैं जमीन पर खड़ा था। मैं खड़ा था पहलू खान की माँ को अपने सीने से लगा करके, मैं खड़ा था नजीब की माँ को अपने सीने से लगा करके, मैं खड़ा था अल्लाह के बेटे को अपने सीने से लगा करके, मैं खड़ा था हिंदुस्तान में जितने भी लोग मॉब लिंचिंग के शिकार हुए होंगे, मैं अल्लाह कहता हूँ कि मैं खड़ा था उन सब सारे
अपने परिवारों के साथ। मैं खड़ा था जंतर मंतर पर मॉर्निंग सिंह के खिलाफ अपना खून देने के लिए। मैं खड़ा था हिंदुस्तान के सब्जी बाग से लेकर के शाहीन बाग से लेकर के हैदराबाद के कुली कुतुब शाह स्टेडियम से लेकर के और बिहार के और केरल के और मुंबई के एक एक आंदोलन स्थल पे